प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जिस कुंडली के साथ आपके सामने उपस्थित हूं, ये कुंडली मेरे पास आई है बीकानेर राजस्थान से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ये इनका जन्म होता है भाद्रपद माह में, श्रावण और भाद्रपद का प्रभाव है, दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। मन में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं वर्षा ऋतु के कारण, जिसका उत्तर व्यक्ति किसी योग्य व्यक्ति से ढूंढना चाहता है और बहुत ही सुपरफिशियल ज्ञान के पीछे ना भाग करके बहुत ही गहरी और गहरे ज्ञान के पीछे भागना चाहता है। मतलब वो जानता है कि उसको किस चीज़ की आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति बहुत छोटे समय के लिए नहीं करके बहुत लंबे और गहरे समय के लिए करता है। मतलब वो मजबूत बनना चाहता है, दिखावेपन का मजबूत बनना नहीं चाहता है। कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं, इस वजह से यहाँ पे आपको प्राइवेट नौकरी करनी पड़ती है हालांकि फिर भी, पर अगर आप चाहें तो स्वतंत्र कारोबार भी कर सकते हैं और स्वयं के रोजगार के साथ अगर नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली में हालांकि सरकारी नौकरी वगैरह का योग आपकी कुंडली में मजबूती से बना हुआ है। सूर्य और बुध यहाँ पे दशम स्थान को बलवान बना रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म होता है। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति देखने में बड़ा सुंदर होता है, बलिष्ठ होता है, मजबूत होता है। और चंद्रमा जो बैठे हैं वो बैठे हैं मेष राशि में, अंश बल है 8 डिग्री का। तो एक तरीके से अगर देखें तो ठीक ही है, क्योंकि चंद्रमा, सूर्य और बुध इस कुंडली के लिए ठीक होते हैं। चंद्रमा भी दशम स्थान के अधिपति शुभग्रह होकर के केंद्र में बैठे हैं। चंद्रमा के बाद सूर्य भी एकादशवें भाव के अधिपति होकर के दिग्बली होकर के बैठे हैं। और दशम स्थान में सूर्य और बुध खराब परिणाम करते नहीं हैं, ये दोनों मजबूत परिणाम करते हैं। इस वजह से यहाँ पे और भी अच्छी बात हो जाती है, जो करियर और पिता के मामले में व्यक्ति को सुनिश्चित करने वाली स्थिति में लेके चली जाती है। ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः, इस मंत्र का जप व्यक्ति को कम से कम 1000 बार या कम से कम 108 बार जपना चाहिए। आपा मार्ग जिसे बोलते हैं चिरचीटा, उसका भी जड़ अगर हो सके तो गले में धारण करना चाहिए। और नक्षत्रों की सीरीज में अगर आप बात करेंगे तो मैंने इस पे कार्यक्रम बना रखा है अपने नकुल पाराशर वाले चैनल पे, जिसमें अश्विनी नक्षत्र से बात हमारी हुई है। उसमें मैंने बात कही थी कि नक्षत्रों में सबसे पहला जो नक्षत्र है वो केतु का नक्षत्र है। सूर्य का हो सकता था, चंद्रमा का हो सकता था, पर केतु के नक्षत्र से ही नक्षत्र की सीरीज शुरू होती है। नक्षत्रों का जो क्रम है वो केतु से शुरू होता है। तो इस वजह से केतु को सर्वाधिक शुभग्रह की श्रेणी में भी रखा गया है और कई बार हमारी कई गणना यहीं से शुरू होती है। तो कहने का अर्थ है कि ये अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव, नक्षत्र का प्रभाव बड़ा बढ़िया है। क्षत्रिय वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति में साहस है, बल है, धैर्य है, चीज़ों को पकड़ने की क्षमता है, बहुत मजबूती से वो कोई काम करना चाहता है, अनुभवी भी है और बहुत श्रेष्ठ लोगों से मैत्री भी करना चाहता है। ये तो इनके पंचांग की बात रही। लग्न कुंडली में लग्न का मान 24 अंश का बना है, 5 कला, विशाखा नक्षत्र का लग्न है। इस वजह से जीवन का जो आरंभ होता है वो थोड़ा कष्ट से, थोड़े मेहनत के बाद शुरू होता है। द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं वृश्चिक राशि के, अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं और शनि की दृष्टि है राहु पे। तो एक तरीके से अगर देखेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी 12 में बैठ गए, गुरु भी 12 में बैठ गए और द्वितीय भाव पे शनि राहु मंगल का प्रभाव पड़ गया, क्योंकि मंगल की राशि बन गई 8 नंबर, राहु वहाँ बैठ गए और शनि की दृष्टि पड़ गई। इस वजह से अब व्यक्ति के जो पैतृक संपत्ति की स्थिति होगी, उसकी जो वाणी होगी, वो कई बार मन में कुछ और बोलेगा, बाहर से कुछ और दिखाएगा, या ऐसा करना पड़ता है। गीता जी के दूसरे अध्याय के 56वें से 97वें श्लोक में एक बात आई है जिसमें उन्होंने बात कही, भगवान ने बात कही कि ऐसा व्यक्ति जो छलिया है, पाखंडी है, ईर्ष्यालु है, वो सामने से कुछ भी कह सकता है, बार बार उसका अभिनय करके कि मैं अच्छा हूँ, अपने आप को अच्छा दिखा सकता है। पर भगवान के यहाँ उस वाणी का कोई मोल नहीं है। भगवान के यहाँ मन का मोल है। आपका मन कैसा है, मन कितना धार्मिक है,
धर्म दिखाना नहीं। वाणी से अगर आप किसी से जलने का भाव नहीं रख रहे हैं और मन में रख रहे हैं तो इसका दोष लगता है, बल्कि उसे निकृष्ट कहा जाता है। जबकि आपका अंतर्मन बिल्कुल शुद्ध है, साफ है, और बाहर से अगर आप कभी कुछ उल्टा किसी को बोल रहे हैं तो उसे दोष नहीं लगता है। तो मूल बात जो है वो घड़े के अंदर भरे विष से है और अमृत से है। आपके मन में किसी भी प्रकार से ईर्ष्या है क्या, द्वेष है क्या, छल है क्या? मन गंभीर होना चाहिए, मन छिछला नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को गीता जी पढ़ना चाहिए, उसमें दूसरे अध्याय के 56वें 57वें श्लोक की ये बात है। उसमें बात भगवान ने यही कही है। तो यहाँ पे व्यक्ति को करना पड़ता है, दूसरों को अपने हिसाब से या अपने आप को किसी दूसरे के हिसाब से बनाना पड़ता है। यहाँ ये समझौतावादी प्रवृत्ति व्यक्ति में धीरे 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 जैसे जैसे वो कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसको ये चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। समझ रहे होंगे। तो ये शनि राहु मंगल का प्रभाव जब जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे पड़ेगा तो व्यक्ति चपल चंचल चालाक नहीं होते हुए भी उसे बनना पड़ेगा। तृतीय भाव के स्वामी और तृतीय के कारक दोनों ही 12 में गए हैं। इस वजह से व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, उसको अपने पॉजिटिव अपीयरेंस को दिखाने में हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसको अपनी अच्छाई बताने में, अपने मेहनत को दिखाने में, बॉस तक अपनी बात पहुंचाने में, अपने हृदय के उद्गार को प्रकट करने में समय लगता है। क्योंकि तृतीय भाव के स्वामी और तृतीय भाव के कारक दोनों ही जब 12 में होंगे तो अब यहाँ व्यक्ति चल अचल संपत्ति बनाने के लिए जो भी मेहनत करेगा, अपने जीवन में किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो भी पराक्रम करेगा, उसमें उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अब 20 अंक पाने के लिए आपको संभवतः 50 अंक के बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, कई बार भाई बहनों से भी मतभेद होता है और आपके पराक्रम की पहचान बड़ी देर से, बहुत दिनों के बाद होती है। ऐसा ये तीसरे भाव का कमज़ोर पक्ष होगा। लेकिन एक बड़ा अच्छा परिणाम ये होगा इसका कि 12वें भाव में गुरु और मंगल के बैठने से कन्या राशि बनी है, तो व्यक्ति चाहे जिससे भी धन लेगा उसको ऋण से निकलने में दिक्कत नहीं होगी, वो ऋण से निकल जाएगा। अपनी जिम्मेदारियों का वो बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन भी कर लेगा। अगर 12वें भाव में और 12वें भाव के अधिपति अच्छे भाव में बैठे हैं, जैसे कि दशम स्थान में हैं, और मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया था जिसमें बात कही थी कि सूर्य और बुध कभी भी नवम, दशम और एकादशवें भाव में बुरे परिणाम नहीं देते हैं। नीच के भी होने से उनको कोई असर विशेष नहीं होता है। और 12वें भाव के अधिपति बुध कन्या राशि के अधिपति होकर के सम संख्या की राशि में बैठे हैं, इस वजह से वो यहाँ 12वें भाव का ही फल करेंगे। अगर वो विषम संख्या की राशि में बैठे होते तो अपने गौड़ राशि का फल करते, मतलब 3 नंबर की राशि का फल करते। लेकिन चूंकि वहाँ वो 12वें भाव के स्वामी है और शुभ ग्रह की राशि में या सम संख्या की राशि में बैठे हैं, इस वजह से वो 12वें भाव का फल करेंगे। तो व्यक्ति को धन कमाने के लिए दूर भी जाना पड़ता है, बॉस के साथ मतभेद में भी जाना पड़ता है। बाहर से देखने पे सारा अच्छा है, उसका व्यय बहुत संतुलित है। और विवाह में चूंकि गुरु कन्या के और मंगल कन्या के अच्छे नहीं होते हैं, इस वजह से यहाँ वैवाहिक सुख और शारीरिक सुख, जो शारीरिक संबंध बनने वाली होती है पति पत्नी के बीच में, वो देर से उसका सुख मिलता है। द्वितीय भाव से विवाहों के आने का विचार किया जाता है जब वहाँ पे शनि, मंगल, राहु, केतु आदि ग्रहों की दृष्टि पड़ जाएगी, तो वहाँ व्यक्ति का विवाह विलंब से होते देखा जाता है। इन्होंने प्रश्न भी यही पूछा है कि विवाह मेरा कब होगा, क्योंकि विवाह में विलंब हो रहा है। राजस्थान में प्रायः विवाह जल्दी हो जाया करते हैं और वहाँ पे विवाह के लिए संपत्ति बड़ी मायने रखती है, कम से कम उसका अपना घर होना जरूरी है। ऐसा लोग मुझे कहते हैं जब फ़ोन पे कुंडलियाँ देखता हूँ तो ये शिकायत है। तो एक तरीके से आपने जो भी मेहनत की, अपने प्रतिफल को प्राप्त करने में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी। और चूंकि आपकी कुंडली में कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा हैं और जन्म हुआ है दिन का, तो इस वजह से कम आपके पास बल है। मतलब जिस
मेहनत को कर रहे हैं, हम जो चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमारी मेहनत जागृत हो रही है, हम उसमें सफल जरूर होंगे, बस हमें डबल मेहनत करने की आवश्यकता होगी। पंचम भाव में स्वग्रही शनि बैठे हैं, इस वजह से संतान, दाम्पत्य का सुख, परिवार का सुख, रिकॉग्निशन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, कुल का नाम रोशन करना, विवेकवान होना, गांभीर्य, वाणी की कुशलता, वाणी शंख की भांति, गंभीर मोटा धन कमाना, और साथ ही साथ जन्म कुंडली में विवाह में विलंब होने का खतरा उत्पन्न होता है, क्योंकि मंगल की यहाँ पे दृष्टि जाएगी, 7वीं दृष्टि यहाँ, 8वीं दृष्टि यहाँ, शनि की नीच दृष्टि, और इस भाव के ठीक आगे केतु, और इस भाव के स्वामी षष्ठेश और तृतीयेश के साथ 12 में बैठे हैं। तो उनकी युति जो हुई है वो अच्छे भाव के स्वामी के साथ नहीं हुई है, इस वजह से भी कई बार विवाह में मशक्कत करनी पड़ती है। और जन्म कुंडली में चंद्रमा से एकादशवें घर के शनि व्यक्ति के संतान में, प्रेम संबंधों को उजागृत करने में और प्रेम को प्राप्त होने में मेहनत बड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। ऐसी अवस्था में आपको सबसे ज़्यादा अपने पितरों के निमित्त पूजा करनी चाहिए। दीपदान करिए, अमावस्या को दान करिए, ब्राह्मण को रविवार को अन्न खिलाइए, शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, दूध दही जल घी शहद आदि से, गंगा जल का सेवन करना चाहिए, गीता जी के एकादशवें अध्याय का पाठ लगातार करना चाहिए नियमित रूप से, बिना भोजन किए, सुबह सुबह दीप जला करके। इसके अतिरिक्त ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस कुंडली के हिसाब से सफ़ेद पुखराज धारण करना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो आप एक शुक्र के साथ साथ, हाँ, शुक्र का सबसे बढ़िया सफ़ेद पुखराज आप धारण कर सकते हैं। ये इतनी सारी चीज़ें हैं। रविवार को गुरुवार का व्रत और रविवार का, दोनों में से कोई एक शुरू कर सकते हैं। षष्ठम भाव के अधिपति भी जन्म कुंडली में 12 में है, ये अच्छा नहीं होता है। तो छठवें भाव के स्वामी का 12वें भाव में बैठना ये विपरीत राजयोग बनाएगा, और मंगल के साथ बैठना विवाह में मतभेद देता है। पत्नी तार्किक होती है, और हालांकि एक बात जरूर है कि एनर्जेटिक तो जरूर होंगी दाम्पत्य में वैसे, पर वहाँ पे क्रूरता, कठोरता, और कठोर बोलने के साथ साथ कई बार चरित्र पे भी कई बार दोष लग जाता है, लांछन लग जाता है। तो मतलब हमें जिससे भी विवाह में जाना है उसके पूरे जो है वो परिवार के प्रभावों को समझना होगा, उनके वातावरण को समझना होगा, उनकी कुंडली को बहुत अच्छे तरीके से देखना होगा, चरित्रहीनता का कोई दोष न लगे। शास्त्रकार लिखते हैं कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी जब नवम भाव में बैठ जाते हैं, और जब छठवें भाव के स्वामी 12वें भाव में चले जाते हैं, साथ ही साथ पंचम भाव में कोई पापग्रह बैठ जाता है, हालांकि यहाँ पापग्रह होंगे नहीं, शनि ससयोग लगाएंगे, पर ये जो स्थिति बन रही है ना अष्टम भाव में शुक्र का बैठना लग्नेश होकर के, ये कई बार दाम्पत्य में मतभेद भी देते हैं। अष्टम भाव पे राहु केतु का प्रभाव है, गुरु और मंगल 12 में चले गए हैं, है ना, इस वजह से। हालांकि इस कुंडली के योग कारक ग्रह जितने हैं, चाहे बुध हो, चाहे शनि हो, चाहे शुक्र हो, उनकी स्थिति बड़ी अच्छी बनी है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, तो तुला लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव योग कारक होते हैं, बुधदेव योग कारक होते हैं, और शुक्रदेव योग कारक होते हैं। ये तीनों ही ग्रह केंद्र और त्रिकोण में बैठे हैं, और इस वजह से मैं ये बात कह सकता हूं कि भले अभी कष्ट हो रहा है, लेकिन बाद में चल करके इस कुंडली का सबसे अच्छा पक्ष जागृत होगा। अभी चंद्रमा की दशा चल रही है, जो दशम स्थान के अधिपति हैं। अभी आपको कम से कम 2030 तक चुपचाप अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, जिसमें 2025 के फरवरी के बाद विवाह के बारे में विचार आवश्यक रूप से करना चाहिए। मतलब 25 के फरवरी से लेकर के और 30 के मार्च तक हमें विवाह और करियर को गति देने की आवश्यकता होगी। आइए अब मैं आपको आगे लेके आता हूँ। छठवें भाव के स्वामी अगर छठवें भाव को देखेंगे तो आपको आपके दुश्मनों को और आपके परिस्थितियों को समझने की ताकत देंगे। उसमें मंगल की ऊर्जा गुरु को प्राप्त होगी, लेकिन एक बात यहाँ गड़बड़ होगी कि जब छठवें भाव के स्वामी के साथ मंगल का संबंध गुरु के साथ हो जाएगा, तो इस वजह से जब सप्तमेश और षष्ठेश एक साथ बैठेंगे तो धन और ऋण का संयोग बन रहा है। तो इस वजह से व्यक्ति को जीवन में परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, विषम परिस्थितियों से जूझना पड़ता है, दूसरों से धन लेना भी पड़ता है, और पैसे अटकने का खतरा भी बढ़ जाता है। सप्तम भाव में
1 नंबर की राशि बनी, चंद्रमा बैठे हैं, शनि से दृष्ट हैं, मंगल से दृष्ट हैं, तो चंद्रमा अब हो गए पीड़ित। क्योंकि चंद्रमा के ऊपर जब शनि और मंगल का प्रभाव पड़ेगा और उस पर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, उनका बल कोई बढ़ा नहीं रहा है। क्योंकि चंद्रमा से तीसरे घर में शुभ ग्रह और चंद्रमा से चौथे घर में सूर्य बुध, तो यहाँ पे उनका बल बढ़ा नहीं। इस वजह से चंद्रमा के कमज़ोर हो जाने से, पक्ष बल के मजबूत से तो चलो ठीक है, दिन का भी बल मिल रहा है। क्योंकि जन्म कुंडली में जन्म जो है वो दिन का है, कृष्ण पक्ष में दिन का जन्म बड़ा शुभ माना जाता है। तो चंद्रमा के पास शनि और मंगल की दृष्टि पड़ जाने से और दशम भाव के अधिपति के ऊपर चतुर्थ और पंचम के अधिपति की दृष्टि पड़ जाने से व्यक्ति सुखी, धनवान और चरित्रवान तो होगा, न्यायिक होगा, पर चंद्रमा के कमजोर हो जाने से, प्रभाव में पड़ जाने से पापग्रह के मन स्थिति को कमजोरी मिल जाती है। अब यहाँ पे व्यक्ति को रेगुलर इनकम प्राप्त करने में दिक्कत होती है, रेगुलर दिनचर्या फॉलो करने में दिक्कत होती है। दब्बू स्वभाव का, पत्नी के ऊपर आश्रित रहने वाला या पत्नी के खर्च से कई बार अपना खर्च वहन करने वाला, या उसकी आमदनी किसी दूसरे से प्राप्त होती है, उसको किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है धन कमाने के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ चंद्रमा के कारण। हालांकि व्यक्ति का मन अपने लिए बहुत अच्छा है, बुद्धि बड़ी श्रेष्ठ है, गतिमान है, अच्छा नेचर का है, इसमें कोई कमजोरी नहीं है। अष्टम भाव के केतु गुह्य रोग देते हैं, अपच देते हैं, एसिडिटी देते हैं, पेट से संबंधित समस्या देते हैं, ज्योतिष का ज्ञान देते हैं, धर्म का ज्ञान देते हैं, निष्णात बनाते हैं। व्यक्ति अकेलेपन में रहना बड़ा अच्छा लगता है, दिखावेपन से दूर रहता है। ये साधुवत जो प्रवृत्ति होती है वो जन्म कुंडली के अष्टम भाव में केतु से मिलती है। लग्नेश की ही राशि में बैठे हैं, इस वजह से और भी ज़्यादा व्यक्ति के अंदर गांभीर्य देखने को मिल जाएगा। नवम भाव के स्वामी बुध बनते हैं, केंद्र त्रिकोण का योग बनेगा। लग्नेश का भाग्य भाव में जाना और इस भाव से केंद्र में या चतुर्थ स्थान में गुरु और मंगल का होना धर्म भाव की वृद्धि करेगा। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली के नवमेश जो बुध बनते हैं, जब वो दशम भाव में जाएंगे तो ये और भी ज़्यादा बलवान स्थिति हो जाएगी। चंद्रमा और बुध दोनों केंद्र में, लाभ भाव के स्वामी सूर्य केंद्र में। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली के 2 शुभ ग्रह और तीसरे शुभ ग्रह शनि होंगे, चौथे शुभ ग्रह शुक्र होंगे, 5वें शुभ ग्रह सूर्य हो जाएंगे। इसका अर्थ होगा कि 1, 2, 3, 4 और 5 शुभ ग्रह अगर केंद्र और त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं तो ये बहुत उत्तम बात होगी, जहां व्यक्ति धीरे 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 प्रगति को प्राप्त करता है और अपने पराक्रम से धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, कुल, गौरव, गोत्र का नाम रोशन करते हुए देखा जाता है। दशम स्थान बलवान है, एकादशवां बहुत उत्तम बैठा है। 12वें भाव में कमजोरी के कारण और दूसरे भाव पे शनि, मंगल, राहु, केतु की दृष्टि के कारण कुंडली को कमजोरी मिल रही है। बाकी अन्य कोई भाव कमजोर नहीं है। लग्न बलवान है, द्वितीय भाव कमजोर है, तृतीय भाव कमजोर है, चतुर्थ और पंचम बलवान है, छठवां भाव के अधिपति से दृष्ट होने के कारण बली है। सप्तम भाव में खुद चंद्रमा बैठ गए हैं, इस वजह से थोड़ी सी पीड़ित हो रहे हैं। शनि, चंद्रमा, मंगल का प्रभाव यहाँ भी आ रहा है। अष्टम भाव ठीक बैठा है। अष्टम भाव के स्वामी नवम भाव में बैठ करके दाम्पत्य में और कई बार मन मस्तिष्क को कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नवम और दशम। नवमांसा कुंडली में वृष राशि का बनना, केतु का बैठना, शुक्र और मंगल का बैठना, शनि और राहु का बैठना, गुरु, चंद्रमा, यहां जो स्थिति बनी है ये बहुत अच्छी बनी है। यहां जो स्थिति बनी है ये ठीक नहीं बनी है और यहां जो स्थिति बनी है ये भी ठीक नहीं है। मतलब नवांश कुंडली में सप्तम भाव में शनि राहु का बैठना ये देर से विवाह कराता है। उम्र में अंतर वाले जातक जातिकाओं का विवाह होता है, अंतर फिर ज्यादा हो जाए, कलुषित विचार होते हैं, कठोरता होती है, निर्दयता, या कई बार आपकी पत्नी आपकी शत्रु बन जाती हैं या शत्रुवत व्यवहार करने वाली। ससुराल वालों से ठीक रहेगा पर यहाँ पे सास के कारण कई बार घर परिवार में कलह का वातावरण मचता है। घर में कलह का वातावरण यहाँ बुध भी देंगे। लग्न में केतु बैठेंगे तो शंकालु प्रवृत्ति की पत्नी देती हैं। विवाह अगर करना हो तो मिथुन राशि मिथुन लग्न, साथ ही साथ मेष राशि मेष लग्न, मकर राशि मकर लग्न और वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न की जातिकाओं से विवाह उत्तम रहेगा। पूरब और उत्तर दिशा की तरफ विवाह का क्षेत्र बहुत उत्तम रहेगा। विवाह की दिशा मैंने बताई, विवाह के लिए वो बताया और समय आएगा 2025 के फरवरी के बाद। चंद्रमा आपकी कुंडली में मेष राशि में बैठे हैं, वृष राशि के देव गुरु बृहस्पति हैं, आपकी राशि से दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं और वृष राशि पे
जन्म कुंडली में चंद्रमा गुरु का गोचर आपकी राशि से दूसरे जा रहे हैं, इस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत तो देते ही हैं। हालांकि विवाह वगैरह के समय में कुछ अनुकूलता यहाँ भी देखने को मिलती है। पर चंद्रमा में राहु हैं, ये शकट योग में है। चंद्रमा में राहु का अंतर चल रहा है, ये शकट योग कमजोर करता है, व्यक्ति को परेशान करता है, अति व्यय में रखता है, किसी के ऊपर आश्रित होना पड़ता है, बहुत ही कम पैसे में कई बार जीवन बिताना पड़ता है। लेकिन जैसे चंद्रमा में गुरु आएंगे, हालांकि वो भी 6वें 8वें ही बैठे हैं, पर फिर भी मैं समझता हूं कि थोड़ा बहुत अनुकूल तो होना हो जाएगा। आपका जो साहस है, आपके जो बल की स्थिति है, वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद अगर चंद्रमा में शनि की बात करते हैं, अभी इस कुंडली में बहुत अच्छा समय अभी आया नहीं है। अभी बहुत अच्छा समय मुझे लगता है कि 2028 में आएगा, 2028 के जनवरी से, है ना। तब तक तो थोड़ी बहुत संघर्ष की स्थिति बन ही रही है। नवांश कुंडली में मंगल और शुक्र का बैठना ये विवाह का सुख तो देता है, देर से ही सही, पर पत्नी खर्चीली मिलती हैं। दशमांशा कुंडली में लग्न में मंगल का बैठना इच्छाओं की पूर्ति करवाते हैं। व्यक्ति स्वयं का रोजगार भी निश्चित रूप से कर सकता है और नौकरी के साथ साइड बिजनेस भी कर सकता है। पढ़ने पढ़ाने का काम हो, बिल्डिंग मटेरियल का काम हो, होटल का काम हो, उसके बाद ग्रॉसरी का काम हो, फिर उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन आदि का काम हो सकता है, जमीन की खरीद बिक्री का हो सकता है, डेली जो नीड्स होते हैं, किराना स्टोर, ये सब भी आपकी कुंडली में बनता है। दूध का काम बनता है, कपड़े का काम बनता है, बच्चों के खिलौने, बच्चों के कपड़े, ये सभी बनता है। फैशन, धर्म से जोड़ करके पूजा पाठ की सामग्री, इतना जितना का है इसमें से कुछ भी आप उठा लेंगे, आपका काम चल जाएगा। दशमांशा कुंडली में लग्न के अधिपति का एकादशवें में बैठना और एकादशवें के अधिपति का लग्न में बैठना, ये ठीक होगा। चंद्रमंगल योग, शनि यहां बैठे हैं, काम में अनुशासन दिखाएंगे। सूर्य और गुरु के साथ शुक्र का बैठना नीच भंग होगा। हालांकि व्यक्ति देर से ही सही, पर अपनी प्रतिष्ठा अपने कर्म क्षेत्र से प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। दशमांशा कुंडली में सप्तम स्थान में राहु का बैठना आपके दिनचर्या को गड़बड़ करता है, और जब तक आप ये शुरू नहीं करेंगे, हर बार आपके किसी भी काम में शुरुआत में विलंब होता है, दिक्कत होती है, और ऐसा लगेगा कि कहां से शुरू करें। इसके लिए आपको देवी मैया के मंदिर का दर्शन करना चाहिए, मंदिर धोना चाहिए। इसके साथ साथ आप कई बार इस वजह से भी पिछड़ रहे हैं क्योंकि आप किसी के साथ समझौता नहीं करना चाहते, अपने सिद्धांतों पे काम करना चाहते हैं। जबकि आज की दुनिया में काफ़ी हद तक आपको समझौतावादी बनना पड़ता है, अपनी शर्तों को ताक पे रखना पड़ता है, तब जाकर के व्यक्ति कुछ प्रोग्रेस करता है। पर वैसे हमें उससे प्रभावित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अपने चरित्र के साथ अपने व्यवहार को अनुकूल बनाना है और धीरे धीरे ही प्रोग्रेस करना है। ये अश्विनी नक्षत्र के चंद्रमा हैं, यहाँ व्यक्ति को अनुभव ज़्यादा और पैसे कम मिलते हैं। क्लियर है? मन लगा करके काम करने से एक बड़ा अच्छा ये फायदा होता है कि आपको संतुष्टि मिलती रहती है, सामने वाले को भी संतुष्टि मिलती है, भले उसने आपको कम दिए हों। इससे उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी, इससे वो दोबारा जब कभी भी आपसे संपर्क करेगा तो लज्जित होकर के आपके पास आएगा। तो हमें अपना काम तो नहीं बिगाड़ना चाहिए। आपको भले 100 रुपए ही मिल रहे हों, पर आप काम 200 रुपए का करिए या उससे ज्यादा का करिए। इस वजह से आप कम से कम आपकी साख बाजार में मजबूती से बनी रहेगी। ये तुला लग्न की कुंडली है जो बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करना जानती है। ये कई बार सत्य बोलने वाली कुंडली है, ये कठोर बोलने वाली कुंडली है, ये निर्णय सुना करके चल देने वाली कुंडली है। यहां बुध भाग्येश होते हैं, शनि पंचमेश और चतुर्थेश होकर के शश योग लगाते हैं, बुद्ध बुद्धादित्य योग लगा रहे हैं, सूर्य और बुद्ध आपको श्रेष्ठ बना रहे हैं, गतिमान बना रहे हैं, लाभ प्राप्त करने वाला बना रहे हैं। लाभेश का चतुर्थ भाव को देखना, माता से सुख प्राप्त होता है। क्लियर है? दिन के हिसाब से इस कुंडली के लिए शुक्रवार और शनिवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। अंक 5 बहुत अच्छा है, और नक्षत्र के आधार पर हस्त, पुष्य, अश्विनी, अनुराधा, रोहिणी, ये 5 नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके साथ साथ और भी चीजें जो विभिन्न वर्ग चार्ट के आधार पे आपको अपने व्यवहार पे और ज्यादा कुशलता प्राप्त करनी है, अभी आप उस पर और काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त धन कमाने में और मेहनत करनी होगी, मेहनत और बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसमें आप साइड बिजनेस पे विचार करिए और अपने काम पे विचार करिए। इसके अतिरिक्त आप अपने पिता के काम को भी संभाल सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपकी कुंडली में चल अचल संपत्ति के भी योग लगे हुए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मेहनत का परिणाम देर से ही सही पंचम भाव में शनि के कारण पर मिलेगा। निद्रा पे काम करिए। न्याय पक्ष आपकी कुंडली में सदैव आपकी माता आपको न्याय बताने वाली हैं। पिता के साथ संबंध आपके बुद्धि का बन रहा है, माता के साथ संबंध आपके न्याय का बन रहा है। इसके अतिरिक्त ये कुंडली माता और पिता सबका प्रेम बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त करेगी। धार्मिक कुंडली है ये और दार्शनिक कुंडली भी है। बस हमें दाम्पत्य वाले क्षेत्र पे थोड़ा ध्यान देना होगा। रिसर्च
पे फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है, अगर उसको और भी ज़्यादा अनुभवी बनाया जा सकता है तो बिल्कुल कोशिश कर लीजिए। दिनचर्या बिल्कुल ठीक है, पत्नी के आगे पीछे घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कुंडली सूर्य और बुध को एक साथ दशम स्थान में लेके बैठी है, जहां व्यक्ति राजनीति करता है, राजनीति का शिकार नहीं होता है। नवम स्थान के अधिपति, नवम स्थान का जो प्रभाव बन रहा है, इसके आधार पर देवी मैया के मंदिर का धोना बहुत उत्तम रहेगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में आप बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। कई बार ये कुंडली थोड़े दिन के बाद 37वें 38वें वर्ष के बाद बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर लेती है। इसके अतिरिक्त लाभ आप निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जन्म स्थान के निकट रह करके कोई काम करिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपकी कुंडली में आप मसालों का काम कर सकते हैं, आप चुकंदर, गाजर, टमाटर और सलजम, इन सभी चीज़ों का काम भी कर सकते हैं। सैनिक सेवा से क्षेत्र में जोड़ करके कोई काम कर सकते हैं। कैंटीन खोल सकते हैं आप, जहाँ पे छावनियाँ बनती हैं, जहाँ सैनिक रहते हैं, थाना पुलिस है, उसके आसपास अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।